हेलो सन्नाटो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो भी सब लोग? ऑल गुड, वेरी नाइस वेरी नाइस। आज हम लोग न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की चर्चा करने वाले हैं। फर्स्ट और सेकंड लॉ अपना डन हो चुका है, सो विल टॉक अबाउट न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। मैं हूं आपका मास्टर गगनदीप सिंह। ये अपना बहुत ही प्यारा चैनल जिसका नाम है न्यूटन पाजी। तो जो सन्नाटे नए आए इस चैनल पे, सब्सक्राइब का बटन दबा के घंटी बजा दे। So let's talk about Newton's third law of motion. Third law, अरे ये सबने पढ़ा होगा, 9वीं क्लास में सबको याद होता है, रटा होता है। एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। हाँ कि ना? बिल्कुल, लिख दो फिर एक बार। एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। सर अंग्रेजी में तो पता लग गया कि ये बोलते हैं, इसका मतलब क्या है वो समझाओ। मतलब समझना बहुत जरूरी है। कैसे? मान लो कि अपना एक ग्राउंड पे ब्लॉक पड़ा है। ब्लॉक कौन पड़ा है? ब्लॉक। सही बात। यहां पे है एक कांटेक्ट सरफेस। बिल्कुल सही बात है सर। अगर कांटेक्ट सरफेस है तो लगेगी नॉर्मल। अगर ये ब्लॉक और ये ग्राउंड, तो ब्लॉक पे नॉर्मल ऐसे लगेगी, ग्राउंड पे नॉर्मल ऐसे लगेगी। हाँ कि ना? बिल्कुल। तो ये दोनों सेम मैग्नीट्यूड के हैं, अपोजिट डायरेक्शन में है। इट इज ड्यू टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। हाँ, अरे दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, सो इनको बोला जाएगा न्यूटन थर्ड लॉ पेयर, कि ये दोनों न्यूटन थर्ड लॉ पेयर है। चमकी बात। ये डेफिनेशन सबको आती होती है, लेकिन एक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो बहुत कम लोगों को पता होते हैं। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसके ऊपर ध्यान देते हैं। सबसे पहली बात कि ये एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस हैं। फोर्सेस, ये कोई प्रेशर नहीं है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, कोई मोमेंटम नहीं है, कोई डेंसिटी नहीं है। दीज आर फोर्सेस। सर इतना ज्ञान तो है हमें। हाँ, एक्शन एंड रिएक्शन are forces. These are forces. चमका, पक्का, बहुत बढ़िया। सेकंड, ये दोनों फोर्सेस सेम नेचर की होंगी। सेम नेचर? इसका क्या मतलब? इसका मतलब कि अगर ग्राउंड ब्लॉक पे नॉर्मल लगाएगा तो ब्लॉक भी ग्राउंड पे नॉर्मल ही लगाएगा, टेंशन नहीं लगा देगा वो। बस यही मतलब है सेम नेचर। दीज आर ऑफ सेम नेचर। अगर ब्लॉक ग्राउंड पे फ्रिक्शन लगा रहा होगा तो ग्राउंड भी ब्लॉक में फ्रिक्शन लगा रहा होगा। दोनों का नेचर सेम आएगा। और एक इंपॉर्टेंट बात, ये दोनों फोर्सेस एक्शन और रिएक्शन दो डिफरेंट बॉडीज पर लगती हैं। ऐसा नहीं है कि दोनों ब्लॉक पर ही लग जाए या दोनों ग्राउंड पर ही लग जाए ना सन्नाटो। अगर एक फोर्स ब्लॉक पे लग रही है तो भाई साहब दूसरी ग्राउंड पे लग रही होगी। दे बोथ एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। एक ही बॉडी पे नहीं लग सकती। दे एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। इतनी बात समझ में आई? पक्का, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, तुम लोग सोच रहे होगे कि एक एक्शन है और एक रिएक्शन है। सर पहले एक्शन होता है फिर रिएक्शन होता है, तो तुम्हें लग रहा होगा कि एक्शन वाली फोर्स पहले आएगी, जब वो लग चुकी होगी तो रिएक्शन वाली फोर्सेस आ जाएंगी। तुम सोच रहे होगे कि ग्राउंड ने पहले ब्लॉक पे नॉर्मल लगाई होगी, फिर ब्लॉक ने ग्राउंड पे नॉर्मल लगाई होगी। ऐसा नहीं होता। दे एक्ट साइमल्टेनियसली। किसने बद्दुआ दी है? सन्नाटो। दे एक्ट साइमल्टेनियसली। ये एक साथ लगते हैं कि अगर एक्शन है तो रिएक्शन भी है, दोनों एक साथ एक्ट कर रहे हैं। समझ में आई बात? सो देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स। लगभग दुनिया के हर एग्जांपल में न्यूटन थर्ड लॉ होता है। थर्ड लॉ देखो कैसे, मैं तुम्हें एक लाइव एग्जांपल देता हूं। मान लो कि मैं इधर वो गिर गया,
है ना, मुझे वापस इधर आना है ना, टुवर्ड्स यू, मुझे टुवर्ड्स यू आना है, तो मेरे ऊपर कोई फोर्स इधर की ओर लगा दे तभी तो मैं इधर आ पाऊंगा। लेकिन मैं खुद पे इधर की ओर फोर्स कैसे लगाऊं? मुझे कोई एक्सटर्नल फोर्स चाहिए जो मेरे ऊपर इधर की ओर लगे ताकि मैं उधर आ पाऊं। मतलब कोई मुझ पे इधर को फोर्स लगाए तो ऐसा करता हूं, मैं किसी पे इधर की ओर फोर्स लगा देता हूं और न्यूटन थर्ड लॉ के कारण वो मुझ पे इधर की ओर फोर्स लगा देगा और मेरा काम चल जाएगा। समझ में आई बात? अब देखना, मैं बोर्ड पे अंदर की ओर फोर्स लगा रहा हूं, धक्का मार रहा हूं बोर्ड को, तो बोर्ड ने मुझे धक्का मार दिया। हाँ, मैंने बोर्ड को धक्का मारा अंदर की तरफ तो बोर्ड ने मुझे इधर धक्का मार दिया, तो मैं इधर आ गया। समझ में आई ना बात? यही न्यूटन थर्ड लॉ है। डेली हम लोग इसका यूज करते हैं, डेली देख लो चाहे। सो मेनी एग्जांपल्स कि मैं ग्राउंड पे खड़ा हूं, मैंने ग्राउंड पे फोर्स लगाई, ग्राउंड ने मुझ पे फोर्स लगाई, थर्ड लॉ, चमका सन्नाटो। सो दीज आर द एग्जांपल्स। बहुत सारे एग्जांपल हैं दुनिया में, है ना। समझ में आई ना बात यहां तक? बहुत बढ़िया सर। अब देखना, एप्लीकेशंस की चर्चा करते हैं कि कहां कहां पे ये हम लोग यूज करते हैं एप्लीकेशंस। फर्स्ट, वॉकिंग। तुम चलते ही इसलिए हो क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ लग रहा है। जब तुम चलते हो तो कैसे चलते हो? सर ऐसे, 1 2 3 4 सन्नाटो। जब तुम चलते हो ना, तुम ग्राउंड को पीछे की ओर धकेलने की कोशिश करते हो पैरों से। तुम ग्राउंड को पीछे की ओर धकेलते हो, तुम ग्राउंड पे फोर्स लगाते हो पीछे की ओर, फ्रिक्शनल फोर्स लगती है वो, फ्रिक्शनल। तो बदले में तुम्हें ग्राउंड निराश नहीं करता, वो भी कहता है भाई साहब अगर तुमने फोर्स लगाई है तो ये लो फोर्स मैं भी लगाऊंगा। तो ग्राउंड तुम्हारे ऊपर राइट में फोर्स लगा देता है और तुम आगे की ओर चल जाते हो। वहीं देखो, अगर तुम आइस पे चलो, आइस पे नहीं चल पाओगे। क्यों? क्योंकि तुम ग्राउंड को धकेल ही नहीं पा रहे हो, फ्रिक्शन ही नहीं है, तुम ग्राउंड को धकेल ही नहीं पा रहे हो, ग्राउंड तुम्हें नहीं धकेल रहा। ग्राउंड कहता है भाई साहब अगर तुम नहीं लगाओगे फोर्स मैं भी नहीं लगा रहा। हाँ, ग्राउंड पूरा वो स्मार्ट बनी है कि अगर दोगे तो लोगे, अगर नहीं दोगे तो नहीं लोगे। सिंपल सी बात, समझ में आई ना बात? तो वॉकिंग, तुमने पीछे को ग्राउंड को धकेला, ग्राउंड ने तुम्हें आगे को धकेला। सेकंड, स्विमिंग। स्विमिंग में तुम क्या करते हो? स्विमिंग में तुम स्विम करते हो, तुम एक्चुअल में ऐसे स्विम करते हो ना, ऐसे ऐसे। तुम पानी को पीछे धकेलते हो, तुम खुद को आगे थोड़ी ना धकेल सकते हो, तुम पानी को पीछे धकेलते हो, पर तो बदले में पानी तुम्हें आगे धकेल देता है, इसलिए तुम स्विम कर लेते हो। अरे लाखों एग्जांपल हैं यार, क्या बताऊं मैं। ठीक है, हो जाएंगे। सो दिस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ। चमका चमका चमका, समझ में आ? मिटा दो। ओके। फिर एक और फिजिकल क्वांटिटी आती है जिसको बोलते हैं इंपल्स। इंपल्स, ठीक। तो ये डिफाइन होता है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम which results in change of लीनियर मोमेंटम। लिखा 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 लिखा। देखो, अगर कोई बॉडी चल रही है तो उन्हें उसका मोमेंटम चेंज करना है, तो उन्हें उसकी वेलोसिटी चेंज करनी है, मोमेंटम चेंज करना है, तो भाई साहब तुम उसके ऊपर कोई फोर्स लगाओगे। अरे फोर्स लगाओगे तभी तो वेलोसिटी चेंज होगी, हाँ कि ना? बिल्कुल सर। तो जो फोर्स लगाई कितने वक्त के लिए लगाई, इससे फर्क पड़ेगा। क्योंकि अगर तुमने फोर्स थोड़ी सी लगा दी और थोड़ी सी वक्त की, हाँ, तो मोमेंटम थोड़ा सा चेंज होगा। अगर तुमने फोर्स ज्यादा वक्त के लिए लगाई तो ज्यादा मोमेंटम चेंज होगा। तो ये फोर्स और टाइम, इनको मिला के क्वांटिटी डिफाइन होती है, दैट इज कॉल्ड इंपल्स। इसको जे वेक्टर से डिनोट किया जाता है। इट इज डिफाइंड एज चेंज इन मोमेंटम। समझ में आ? पक्का? बहुत बढ़िया। अच्छा,
हमने पढ़ा था न्यूटन सेकंड लॉ में कि F इज इक्वल टू डेल्टा P बाय डेल्टा T। पढ़ा था क्या? तो चेंज इन मोमेंटम को मैं F इंटू डेल्टा T भी तो लिख सकता हूं, या फोर्स इंटू टाइम भी तो लिख सकता हूं, हाँ कि ना? बिल्कुल सर, बात तो सही कह रहे हो आपने, न्यूटन सेकंड लॉ में ये पढ़ाया था, उसके हिसाब से आप ये कह सकते हो। अच्छा, डेल्टा P को मैं मास इंटू वेलोसिटी फाइनल माइनस वेलोसिटी इनिशियल भी तो लिख सकता हूं, हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। सो ये पूरी डेफिनेशन है इंपल्स की। समझ में आया सन्नाटो? पक्का? बहुत बढ़िया। ये टाइम इसलिए मैटर कर रहा है क्योंकि तुम्हें एग्जांपल देता हूं एक। तुमने क्रिकेट देखी होगी, क्रिकेट देखो, क्रिकेट में ये अपना बैट है मान लो, है ना, ऐसे बॉल आई कुछ मान लो कि 30 मीटर पर सेकंड से, बैट से टकराई, बैट ने बॉल मारा छक्का और ये लग गई 60 मीटर पर सेकंड से जा रही है। तो बॉल और बैट टकराए, बॉल निकल गई। क्या बॉल की बहुत सारी वेलोसिटी चेंज हो गई? 30 से 60। अगर मैं बॉल का मास कुछ 100 ग्राम ले लूं तो क्या काफी सारा मोमेंटम चेंज हो गया? लेट से मास इज इक्वल टू 0.1 kg। ठीक, 0.1 kg का जो अपना मास हो गया और फाइनल वेलोसिटी को मैंने 60 ले लिया, इनिशियल वेलोसिटी को मैंने 30 ले लिया। सो आई कैन राइट m v वेक्टर माइनस u वेक्टर। अगर मैं राइट को पॉजिटिव ले लूं तो मेरी जो वेलोसिटी आई वो आई 60 माइनस इनिशियल वेलोसिटी आई -30। तो यहां से आई थिंक मेरा चेंज इन लीनियर मोमेंटम आ गया 9। ठीक है, काफी अच्छी क्वांटिटी है, ऐसे कोई बुरी क्वांटिटी थोड़ी ना। चेंज इन लीनियर मोमेंटम इज 9। तो भाई साहब तुमने मोमेंटम चेंज कर लिया है तो फोर्स और टाइम भी होगा कहीं ना कहीं, हाँ कि ना? बिल्कुल होगा सर। ये बॉल और बैट का कांटेक्ट कितने टाइम के लिए रहता है? सर ये कांटेक्ट टाइम तो बहुत ही कम है। कितना कम है? बहुत कम, अरे बहुत कम, लाइक 0.001 सेकेंड, इससे भी कम होगा यार, बहुत बड़ा बोल दिया मैंने। सोचो अगर तुमने इतने टाइम के लिए फोर्स लगानी है तो F इंटू दिस टाइम इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, तो तुम्हारी फोर्स आ जाएगी 9000 न्यूटन। बहुत बड़ी फोर्स है भाई, बहुत बड़ी फोर्स है। तो बैट इतनी फोर्स लगा देता है बॉल पे, हाँ, टाइम कम है ना, टाइम बहुत कम है, इसलिए ये आंसर आया। चमका। तो ये जो बड़ी बड़ी फोर्सेस हैं छोटे छोटे टाइम के लिए लग रही हैं, तो इनको समझने के लिए, इनके इंपैक्ट को समझने के लिए हमने इंपल्स डिफाइन करा है। इतनी बात चमकी, थोड़ी थोड़ी, पक्का? ठीक है, मिटा दूं फिर और देखते हैं। और सुनो, तो हमने कहा कि भाई जो अपना इंपल्स आया वो चेंज इन मोमेंटम लिख दिया गया या F डेल्टा T लिख दिया। सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक, तो मान लो कि मेरी फोर्स है कांस्टेंट। इफ द फोर्स इज कांस्टेंट, F इज कांस्टेंट, तो तुम इंपल्स निकाल सकते हो बहुत सिंपली। इंपल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम, जितने टाइम के लिए वो एक्ट करी है निकाल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अगर तुम्हारी फोर्स हुई वेरिएबल, F इज वेरिएबल, कैसे? एग्जांपल देता हूं। मान लो तुम किसी चीज को धक्का मार रहे हो तो भाई साहब मान लो कि तुमने 10 मिनट के लिए धक्का मारा। क्या 10 मिनट में बिल्कुल फिक्स कांस्टेंट फोर्स लगा रहे होगे? नहीं, कभी धक्का मारते मारते थक गए, थोड़ा धीरे फोर्स लगाएंगे, फिर जोश आ गया, बहुत तेज से फोर्स लगाएंगे। तो फोर्स इज वेरिएबल, हाँ कि ना? बिल्कुल। तो जो कौन बद्दुआएं दे रहा है? नहीं, दुआएं दे रहे हैं बच्चे, बहुत अच्छे, हाँ, सन्नाटे, हाँ, वेरी गुड। तो हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे कि अगर फोर्स वेरिएबल हो तो उसका कुछ रिलेशन होगा वक्त के साथ, कि भाई F इज इक्वल टू 2t² या कुछ भी टाइम के ऊपर डिपेंड करती होगी। अगर अपने को वो फंक्शन पता है, वेरिएबल फोर्स के साथ भी हम लोग इंपल्स निकाल सकते हैं। कैसे? देखना, जब भी वेरिएबल हो चीजों में तो इंटीग्रेशन को याद कर लेना। किसको याद कर लेना? इंटीग्रेशन को। तो इंपल्स निकलेगा इंटीग्रेशन F dt से। अगर तुम्हारी फोर्स टाइम पे डिपेंड करती है तो बहुत आसानी से तुम इंपल्स निकाल सकते हो कि कितना इंपल्स बॉडी को मिला।
एग्जाम्पल कर लेते हैं छोटे छोटे। ओके, तो मान लो कि योर फोर्स इज कांस्टेंट एज 10 न्यूटन एंड इट एक्ट्स फॉर टाइम इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स। फाइंड द इंपल्स इम्पार्टेड टू द बॉडी। अच्छा सर, फोर्स कांस्टेंट है सर, बहुत ही बढ़िया। फोर्स इनटू टाइम, सर आंसर आ गया 30। बात आती है यूनिट की। सर फोर्स इनटू टाइम तो न्यूटन इनटू सेकंड होगा, हाँ कि ना? तो इंपल्स की ऐसा यूनिट इज न्यूटन सेकंड। इंपल्स की ऐसा यूनिट इज न्यूटन सेकंड। लेकिन सर इंपल्स चेंज इन मोमेंटम भी तो पढ़ा था, और चेंज इन मोमेंटम की क्या यूनिट आएगी? केजी मीटर पर सेकंड। अरे जो मोमेंटम की होगी वही चेंज इन मोमेंटम की होगी, हाँ कि ना? बिल्कुल। तो इंपल्स की जो ऐसा यूनिट होगी वो न्यूटन सेकंड लिख दो, चाहे केजी मीटर पर सेकंड लिख दो, एक ही बात है। समझ में आया ना? हाँ, चौमो एग्जांपल। ओके नेक्स्ट, मान लो कि फोर्स दे रखी हो ई हा 2t + 3t स्क्वायर एक्टिंग ऑन अ बॉडी। फाइंड द इंपल्स फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। कि 0 से लेके 2 सेकंड के बीच में बॉडी के ऊपर कितना इंपल्स लगा, तो मैं ये फाइंड आउट करना है। करो करो करो, मजा आएगा। सर आपने लिखाया इंपल्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन f dt। पहले सर इंटीग्रेट कर लेते हैं। 2t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर, 3t स्क्वायर का सर t क्यूब। सर बहुत फास्ट कर रहे हो, 0 से लेकर 2 तक। सर पहले 4 फिर 8 फिर -0 इज इक्वल टू 12 न्यूटन सेकंड। सर इतनी तेज? हाँ। अरे सन्नाटो, चौमो क्वेश्चन है यार, समझ में आया ना? जो चाहे फोर्स कांस्टेंट दियो चाहे फोर्स वेरिएबल दियो, अगर अपने को फोर्स और टाइम का रिलेशन पता है देन वी कैन फाइंड द इंपल्स। इसमें क्या बड़ी बात है, समझ में आई बात है? पक्का, ऑलराइट। एक और सी, अगर अपने को फोर्स के बारे में चर्चा ऐसे कर रखी हो कि ग्राफ दे रखा हो, ग्राफिकली हम लोग इंपल्स कैसे निकालेंगे? देखो कुछ ऐसा ग्राफ दे रखा है टाइम के साथ फोर्स का, ऐसा कुछ ग्राफ दे दिया है। तो अब इंपल्स कैसे निकालोगे? मान लो कि तुम्हें कह दें कि t इज इक्वल टू t1 से लेके t इज इक्वल टू t2 तक का इंपल्स निकालो। ये एरिया अंडर द ग्राफ बताता है। जिसको वो XT VT AT ग्राफ याद हो, एरिया अंडर द ग्राफ अपने को कुछ कुछ बताएगा। F इंटू टी इज इंपल्स, एरिया विल बी F इंटू टी, इंपल्स देगा। सो एरिया अंडर दिस पार्ट will give you impulse acted on the body from t is equal to t1 to t is equal to t2. So area under ft graph will give us impulse. चमका सन्नाटो, छापा, पक्का, बहुत बढ़िया। एरिया वाला क्वेश्चन देता हूं, अभी समझ में आएगा। छाप दिया ना, छाप दिया। एरिया वाला क्वेश्चन करते हैं। मान लो कि फोर्स वर्सेस टाइम का कुछ ऐसा ग्राफ दे रखा है। 2, 4, 10 न्यूटन। ए पार्ट, फाइंड टोटल इंपल्स इम्पार्टेड टू द बॉडी। बी पार्ट, इंपल्स फ्रॉम t is equal to 2 to t is equal to 4 सेकेंड। करो करो करो। ए पार्ट का आंसर टोटल इंपल्स। सर एरिया में सर एक तो रेक्टेंगल दिख रहा है और एक सर ट्रायंगल दिख रहा है। सर इसका एरिया 20 आएगा, इसका एरिया 10 आएगा। सर टोटल एरिया 30 न्यूटन सेकेंड। बी पार्ट 2 से लेके 4 तक, 2 से लेके 4 तक का एरिया कितना? 10। सर 10 न्यूटन सेकेंड। इसमें क्या बड़ी बात? सर बहुत ही चामू क्वेश्चन हो गया ना? पक्का, ठीक है। अब तुम्हें वो बताता हूं कि ये ठीक है, इंपल्स की एप्लीकेशन क्या है। हम लोग अपनी जिंदगी में इंपल्स को कहां यूज करते हैं? डेली यूज करते हैं भाई साहब। तुम्हारी आंखों के सामने इंपल्स के सैकड़ों एग्जांपल पड़े हैं, डेली तुम लोग यूज करते हो। मैं तो पहले से ही कह रहा हूं, ये जो फिजिक्स है ना, फिजिक्स, वो तुम डेली अपनी लाइफ में करोड़ों बार यूज करते होगे, बस तुम्हें पता नहीं है कि तुम यूज करते हो। जिस दिन तुमने ये फाइंड आउट करना शुरू कर दिया कि मेरे इस सेक्टर में क्या फिजिक्स लग रही है, उस दिन तुम्हारा फिजिक्स फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा, मेरी गारंटी है। बोल रहा हूं, पर्सनल एक्सपीरियंस है। देखो 1D मोशन हो गया,
हाँ कि ना? तुम चलते हो, न्यूटन थर्ड लॉ हो गया। तुम ऐसे दीवार को धक्का देके इधर को आते हो, न्यूटन थर्ड लॉ हो गया। समझ में आई बात? पक्का, बहुत बढ़िया, शानदार। देखना अब है ना, एप्लीकेशंस ऑफ इंपल्स। इंपल्स की एप्लीकेशन की चर्चा करता हूं। फर्स्ट एप्लीकेशन इज कैचिंग। क्रिकेट के लिए क्रिकेट, हाँ सर क्रिकेट। तो क्या बनते थे तुम, अंपायर या पानी पिलाने वाले? सर बैटिंग करता था मैं, बैटिंग। फील्डिंग भी करी होगी, फील्डिंग। देखो, जब भी हम लोग किसी चीज को कैच करते हैं, बॉल को कैच किया जाता है या हैवी चीज को कैच करते हैं, हम लोग पकड़ के ना हाथ नीचे की ओर लेके आते हैं, हाथ पीछे की ओर लेके आते हैं, करते हैं ना। टीवी में देखा होगा क्रिकेट, हाथ ऐसे नीचे की ओर लिया जाता है। क्यों? देखो, इसलिए क्योंकि जो बॉल आ रही है उसका मोमेंटम तो फिक्स है कि भाई साहब इतने मोमेंटम से आ रही है, और फाइनली उसको रोकना है तो फाइनली उसका मोमेंटम जीरो करना है, वो भी फिक्स है। हाँ कि ना? बिल्कुल सर। तो मतलब चेंज इन मोमेंटम फॉर दैट बॉडी इज फिक्स्ड, कि इतने मोमेंटम से जीरो मोमेंटम लेके आना, तो चेंज इन मोमेंटम इज फिक्स। अगर चेंज इन मोमेंटम फिक्स हो गया, इसका मतलब तुमने जो इंपल्स प्रोवाइड करना है बॉडी को, वो फिक्स हो गया। हाँ कि ना यार? इंपल्स फिक्स हो चुका है। बहुत बढ़िया सर, सही बात है, इंपल्स तो फिक्स हो गया। लेकिन इंपल्स कहता है कि वो फोर्स इनटू टाइम के बराबर होता है। अगर तुम्हारा इंपल्स फिक्स हो चुका है तो फोर्स इनटू टाइम फिक्स हो चुका है, लेकिन तुम फोर्स और टाइम के साथ खेल सकती हो। कैसे? अगर तुम फोर्स को घटाना चाहते हो तो टाइम को बढ़ा दो। एक्चुअल में तुम ये हाथ पे लगने वाले फोर्स यानी कि दर्द को कम करना चाहते हो, उसके लिए क्या करो, बॉडी को ज्यादा टाइम में रोको, बॉडी को एकदम से मत रोको, क्योंकि एकदम से रोकोगे उसको टाइम बहुत कम मिलेगा रुकने के लिए, तो फोर्स बहुत ज्यादा आएगी। तो फोर्स को कम करने के लिए टाइम को बढ़ा दो। इसलिए हम लोग ज्यादा टाइम देते हैं रुकने के लिए, ताकि फोर्स कम हो जाए, है ना? T increases, फोर्स डिक्रीजेस। चमकी बात। एग्जाम्पल, इंपल्स, डेली लाइफ यूज करते हैं, पता ही नहीं था। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल। मान लो कि किसी दिन तुमने होमवर्क नहीं करा और मैंने कहा कि भाई साहब चलो छत पे, और तुम्हें वहां से दूंगा धक्का। क्या तुम्हें छत से गिराते जैसे तुम जमीन को टच करेंगे, तुम्हें वीरगति की प्राप्ति हो सकती है? तुम्हारे तोते उड़ते उड़ते उड़ जाएंगे। हाँ कि ना? बिल्कुल सर। वो इसलिए क्योंकि तुम जमीन पे टकराते ही रुक गए। जमीन ने तुम्हें वक्त ही बहुत कम दिया रुकने का, टकराए और रुक गए। टाइम बहुत कम मिला, फोर्स बहुत ज्यादा लगी। ओह, तुम्हारा लिवर, तुम्हारे पेनक्रिया सब तोते उड़ गए, सब गए, तो तुम्हारी जान निकल गई। हाँ कि ना? अगर तुमने ये इंपैक्ट कम करना है तो टाइम को बढ़ाओ। अच्छा, रुकने के लिए टाइम बढ़ाएं तो ऐसा कर लेते हैं, यहां पे एक गद्दा लगा लो, गद्दा। अगर गद्दा लगा के अब छत से कूदोगे तो गद्दे में क्या होता है, तुम गद्दे में रुकते हो, लेकिन धीरे 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 रुकते हो। गद्दा कंप्रेस होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है, और तुम्हें रोकता रहता है, टाइम बढ़ जाता है। जैसे ही टाइम बढ़ा, फोर्स कम हो जाएगी, इंपैक्ट कम लगेगा। समझ में आया? तो ये भी अपना इंपल्स का एग्जांपल। और चर्चा करते हैं। एयर बैग के बारे में सुना होगा या देखा होगा, गाड़ी में एयर बैग होता है। मान लो बाई चांस एक्सीडेंट हो जाए गाड़ी का। अगर एक्सीडेंट हो गया, तुम्हारी मुंडी लगी डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड तो हार्ड होता है, जैसी मुंडी लगी तुम रुक गए, तुम्हारे तोते फिर उड़ गए। क्यों? क्योंकि डैशबोर्ड हार्ड होता है, तुम तभी के तभी रेस्ट पे आ जाओगे, टाइम बहुत कम होगा, फोर्स बहुत ज्यादा होगी, ज्यादा फोर्स, दिमाग खराब, तोते उड़ गए। ठीक है, अब ये टाइम बढ़ाना है अपने को, ये टाइम बढ़ाना है तो एयर बैग आ जाता है साथ में। एयर बैग आके तुम रुकोगे, लेकिन वक्त लगेगा रुकने के लिए। एयर बैग विल टेक टाइम टू मेक यू स्टॉप। हाँ कि ना? ऐसे एयर बैग से टकराए, मान लो ये अपना एयर बैग है, तुम ऐसे टकराए, लेकिन टकराते रुक नहीं गए, उसने टाइम दिया तुम्हें रुकने के लिए। हाँ, टाइम दिया ना रुकने के लिए, वो टाइम ही तुम्हारी फोर्स कम कर देगा, इंपैक्ट की फोर्स कम होगी तो तुम्हारे तोते नहीं उड़ेंगे।
समझ में आया? सो ये सारे एग्जांपल है यार, और भी है ऐसे कि शॉकर्स लगे होते हैं गाड़ियों में शॉकर्स लगे होते हैं। वो इसलिए क्योंकि अगर तुम किसी गड्ढे में जाओ तो तुम्हें इंपैक्ट टाइम तुम्हारा बढ़ जाए। ऐसे गाड़ी शॉकर तो है नहीं मेरे पास, स्प्रिंग नहीं है, तो शॉकर क्या करेगा, ऐसे गाड़ी को एकदम से रोकेगा बट धीरे धीरे रोकेगा ऐसे, ताकि तुम्हारा इंपैक्ट टाइम बढ़े, फोर्स कम हो जाए। हाँ कि ना? जैसे तुम साइकिल चलाते हो, वो अपना देसी साइकिल है जिसमें कोई स्प्रिंग वगैरह नहीं होता, वो साइकिल अगर तुम चलाते हो तो भाई साहब गड्ढा जैसी आए ना, प्राण निकल जाते हैं, दर्द होता है टांगों में। हाँ कि ना? जान निकल जाती है। और वैसे तुम वो गड्ढे पे गाड़ी लेके जाओ या वो शॉकर वाला साइकिल लेके जाओ, अब बड़े आराम से निकल जाओगे, पता ही नहीं चलेगा कि गड्ढा आया था। हाँ कि ना? मैं बचपन में शॉकर वाला साइकिल लेना चाहता था 8वीं क्लास में। हाँ, दिलाया नहीं, सिंपल वाला ही लिया था मैंने। खरीदूंगा मैं भी, नया साइकिल खरीदूंगा अभी, साइकिलिंग करेंगे, शॉकर वाला साइकिल लूंगा। आज तक लिया नहीं कभी मैंने। मजा आता होगा ना शॉकर वाले साइकिल पे, तुम लोगों के पास तो होगा। हाँ, हमारे जमाने की बात कुछ और थी, इस जमाने की बात कुछ और है। 10 साल पहले ये शॉकर वाले साइकिल तो घर वाले दिलाते ही नहीं थे, वो सिंपल वाला दिला देते थे, रेंजर। चलो, छापा एग्जांपल पक्का। सो ये इंपल्स की एप्लीकेशंस क्लियर, बहुत बढ़िया। तो चलो, अपना न्यूटन थर्ड लॉ भी डन हो गया, अपना इंपल्स भी डन हो गया। अब तुम्हें कुछ क्वेश्चंस करवाता हूं, देखना है ना क्वेश्चंस। अब सारे लॉ वगैरह सब इंक्लूड करके कुछ क्वेश्चंस करते हैं, मजा आएगा, देखना ध्यान से। ऑल राइट, मान लो कि अपने पास एक गाड़ी है। सर, अपने पास गाड़ी है मतलब अपनी दोनों की गाड़ी है? अच्छा, और ये हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट कर रही है ए एक्सेशन से। अगर मैंने इसके अंदर एक पेंडुलम रख रखा था पहले, तो जैसे गाड़ी एक्सेलरेट करेगी वो सीधा रहेगा या थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा? थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा, वो कुछ ऐसा बन जाएगा वो। समझ में आया? हाँ सर, फील तो आ रही है, थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा। फाइंड द एंगल थीटा, ये तुम्हें थीटा निकालना है। फाइंड थीटा, निकालो, मजा आएगा। निकालो। हो गया, देखते हैं। सबसे पहले सन्नाटो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना दो। अगर ये है बॉब मास m का, इधर लग रही है टेंशन T, इधर लग रहा है वेट mg, सीधी सी बात। और तुम्हें ये एंगल थीटा दिया हुआ, ध्यान से देख लेना, वो कौन सा अपोजिट एंगल बोलते हैं, उससे आ जाएगा। हाँ कि ना? ठीक, पहले ये बताओ, क्या ये पेंडुलम, क्या ये बॉब रेस्ट पे है ना? ये तो चल रहा है। अच्छा, किधर चल रहा है? राइट की ओर। अरे ये गाड़ी में बंधा हुआ है, गाड़ी राइट की ओर चल रही है, तो पेंडुलम भी राइट की ओर चल रहा होगा सन्नाटो, इसमें क्या बड़ी बात है? कई सन्नाटे कहते हैं सर पेंडुलम तो पीछे चला गया। हाँ, मतलब गाड़ी आगे निकल गई, पेंडुलम पीछे चला गया, अलग हो गए दोनों। है भूत है क्या इसमें? सन्नाटे कहेंगे। अरे गाड़ी के साथ ही पेंडुलम जाएगा यार, गाड़ी आगे चल रही है, पेंडुलम उसके साथ साथ चल रहा है। पेंडुलम ऐसे टेढ़ा है, बस आगे चल रहा है पेंडुलम, लेकिन टेढ़ा है बस। समझ में एक बात? अच्छा, क्या पेंडुलम वर्टिकल में एक्सेलरेट कर रहा है? सर पेंडुलम तो ऐसे ही रहेगा, मतलब अगर ग्राउंड से देखा जाए वो वर्टिकल में नीचे या ऊपर तो नहीं जाएगा, तो वर्टिकल में देयर इज नो एक्सेलरेशन ऑफ द पेंडुलम। सही बात। एक्सेलरेशन इन y इज इक्वल टू 0। क्या पेंडुलम का हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन है? सर पेंडुलम गाड़ी में, गाड़ी एक्सेलरेट कर रही है तो पेंडुलम भी एक्सेलरेट कर रहा होगा। अरे पेंडुलम को गाड़ी के साथ साथ चलना है सन्नाटो, तो पेंडुलम को भी तो एक्सेलरेट करना पड़ेगा। हाँ कि ना? बिल्कुल। तो पेंडुलम राइट में एक्सेलरेट हो रहा है ए से, सो एक्सेलरेशन इन x इज इक्वल टू a। फ्री बॉडी डायग्राम ये रहा। पहले ये बताओ वर्टिकल में कौन कौन सी फोर्स है? सर वर्टिकल में t cos थीटा है, माइनस mg इज इक्वल टू 0, तो t cos थीटा इज इक्वल टू mg आ गया। वन इक्वेशन। बहुत बढ़िया सर, शानदार, मजा आया। हॉरिजॉन्टल में कौन सी फोर्स है? सर t का एक कंपोनेंट sin थीटा वाला, उसको किसके बराबर रखूं? सेकंड लॉ, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब इन दोनों कर देते हैं डिवाइड। साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज टेन थीटा, एम ए बाय एम जी इज इक्वल टू ए बाय जी। थीटा की वैल्यू सर आ गई, कहानी सर समाप्त होने ही वाली है। टेन इनवर्स ए बाय जी। चमका। स्टैंडर्ड क्वेश्चन, हर जगह ये क्वेश्चन होता है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, चमकना चाहिए। चमका ना, बहुत बढ़िया। सन्नाटो समझ में आ रहा है? ये ऊपर से जा रहा है,
सिर्फ समझ आ रहा है, ऐसा हमें लग रहा है। बहुत बढ़िया, शानदार, ठीक। एक और क्वेश्चन लेता हूं, ध्यान से देना। मैं एक बुक लेके आता हूं, होल्ड करना है ना थोड़ा सा, ठीक, ध्यान दो। मान लो कि ये अपना इंक्लाइन है, बुल्ले शादा कलाम। मान लो ये अपना इंक्लाइन है, मैंने एक ब्लॉक रखा, मान लो ये फ्रिक्शन नहीं है, क्या ब्लॉक नीचे आ जाएगा? सर बिल्कुल आ रहा है। अगर मेरे को ब्लॉक को नीचे आने से रोकना है, नीचे आने से रोकना है, तो क्या करूं? मैं टेढ़ा कर दूं? मान लो कि मैं इंक्लाइन को टेढ़ा नहीं कर सकता, मतलब सीधा नहीं कर सकता, बट मेरे को ऐसे ही रोकना है, तो मैं क्या करूं? मैं इंक्लाइन को चला देता हूं। देखना, मैं अभी इंक्लाइन को चला के लेके आता हूं, देखना ये जो ब्लॉक अभी नीचे गिर रहा है ना, ये नहीं गिरेगा। समझ में आया सन्नाटो? ये ब्लॉक अभी नीचे जो गिर रहा है ऐसे, अभी नहीं गिरेगा, हाँ कि ना? तो जब मैंने उसको राइट में एक्सलेरेट करा तो वो नहीं गिरा। तो यही मेरा क्वेश्चन है, देखना ध्यान से। आई हैव एन इंक्लाइन, इट इज फ्रिक्शनलेस, कहीं पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, ये एंगल थीटा है, इसका मास कैपिटल एम है, यहां पे मैंने एक ब्लॉक रख दिया। अगर ये ब्लॉक को ऐसे ही रखा रहे तो ये नीचे आ जाएगा, सही बात है, लेकिन मैंने कुछ एक्सेलरेशन दे दिया इसको राइट में फोर्स लगा के। यू नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एफ सच दैट, फाइंड लिख ही देता हूं, फाइंड एफ सच दैट ब्लॉक इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू वेज। इसको वेज बोलते हैं, ये जो है ना ये ट्राइंगल्स है, इसको वेज बोलते हैं। छापो और करो क्वेश्चन, मजा आएगा। मैं मिटा रहा हूं तब तक लेफ्ट वाला। हुआ, देखते हैं, सोचो। अगर ये ब्लॉक नीचे नहीं आ रहा तो क्या दोनों एक साथ चल रहे हैं? क्या दोनों इकट्ठे चल रहे हैं, हाँ कि ना? हाँ, दोनों इकट्ठे चल रहे हैं। ओके, तो दोनों का एक्सेशन मान लेते हैं ए राइट की ओर। आई कैन राइट एफ इज इक्वल टू एम प्लस एम इंटू ए। सही बात है सर, बात तो सही कह रहे हैं, दोनों इकट्ठे चल रहे हैं, दोनों का एक्सेशन सेम है, तो एफ नेट इज इक्वल टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन। अरे दोनों को ही तो एक्सेलरेट करवाना है। मुद्दा है ए की वैल्यू निकालना, ए की वैल्यू आ गई तो एफ की वैल्यू आ गई, उसके लिए क्या करो? फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा यार। फ्री बॉडी डायग्राम के बिना ये न्यूटन लॉज में कुछ ना होना अपने से। तो ये अपना एक मास एम, इसके ऊपर नॉर्मल लगा रहा है वेज इस डायरेक्शन में, इसका वेट mg लग रहा है कुछ इस डायरेक्शन में, और ये एंगल अपने को थीटा दे रखा है। मैंने देखा कि ये ब्लॉक राइट में ए से एक्सेलरेट करता है, वर्टिकल में ब्लॉक का कोई एक्सेलेरेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्लॉक नीचे थोड़ी ना आ रहा है, ना ही ऊपर जा रहा है, वर्टिकल में देयर इज नो एक्सेलरेशन। मजा आया, बहुत बढ़िया सर। वर्टिकल में नेट फोर्स को जीरो कर दो, एन cos थीटा माइनस एम जी इज इक्वल टू 0, तो n cos थीटा इज इक्वल टू एम जी आ गया। हॉरिजॉन्टल में देयर इज ओनली वन फोर्स, n का साइन थीटा, और उसको m इंटू ए के बराबर कर दो। इन दोनों को डिवाइड कर दो, tan थीटा इज इक्वल टू a बाय जी, तो यहां से a की वैल्यू आ गई a इज इक्वल टू जी tan थीटा। a की वैल्यू जी tan थीटा आते ही फोर्स F की वैल्यू आ जाएगी m प्लस m जी tan थीटा। कहानी समाप्त। स्टैंडर्ड क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन, बस विजुअलाइजेशन रखो यार। फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, जिंदगी बहुत आसान होगी, बिलीव मी। जब भी तुम्हें लगे ना कि क्वेश्चन में कुछ हो ही ना यार, समझ में नहीं आ रहा, फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। अगर तुम फोर्सेस वगैरह बिल्कुल सही से रिप्रेजेंट कर लोगे ना, तुम्हें दिखेगा, चमकेगा, पक्का गारंटी। फ्री बॉडी डायग्राम बना लेना, ठीक। अच्छा, इसमें ना क्वेश्चन में ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं कि भाई साहब n की वैल्यू बताओ कितनी होगी, कितना नॉर्मल एक्ट कर रहा होगा इन दोनों के बीच में जब ये ब्लॉक नीचे स्लाइड नहीं हो रहा। यहां से देख लो, n की वैल्यू आएगी mg बाय cos थीटा। तो cos थीटा की वैल्यू तुम्हें पता है क्या? हाँ, थीटा गिवन है तो cos थीटा अपने को पता है, सो आई कैन राइट इट एज mg सेकेंड थीटा। तो वो सब भी बता सकते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। समझ में आया सन्नाटो? पाक का बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार, ठीक है। तो मैं ये वाली क्लास हम लोग यहीं पे डन करते हैं, न्यूटन्स थर्ड लॉ, इंपल्स वगैरह की। अगली क्लास ना मैं एक क्लास एडिशनल ले रहा हूं इस न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के टॉपिक पे, जिसमें हम लोग कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे।
कुछ एडवांस लेवल के, कुछ कंस्ट्रेंड वाले, जिसपे क्वेश्चन बहुत ही नेग्लिजिबल आते हैं कंस्ट्रेंड के, पर अगर वो अपने को कॉन्सेप्ट आते हैं तो काफी अच्छी बात है। ऑलराइट, तो मैं एक एडिशनल क्लास लूंगा फॉर दिस मिसलेनियस क्वेश्चन एंड कुछ कुछ और अच्छी बात करेंगे उसमें, ठीक है। तो इसका असाइनमेंट तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और उसमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम है, सब कुछ ज्वाइन कर लो, मजा आएगा, बातें करेंगे। असाइनमेंट है, करके जाना, ठीक है। और जो सन्नाटे नए हैं क्लास में, भाई साहब सब्सक्राइब का बटन दबा के घंटी बजा के जाना, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पढ़ाई करते हैं यार, पढ़ाई करना ही अपना धर्म है और अपने को कुछ नहीं लेना देना दुनिया में, अपने को करनी है पढ़ाई। 2 साल पढ़ाई कर लो आराम से, फिर मजे हैं। वो झूठ है, मुझे तो कॉलेज में भी कम ही आते थे। देखो यार, मेहनत तो करनी पड़ेगी जिंदगी में ना, मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलने वाला। तो अभी तो मेहनत करो, अभी तुम्हारा मेहनत करने का वक्त है, तो मेहनत करो। चलो फिर, आई सी यू इन नेक्स्ट क्लास, टिल देन टाटा।